हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी सेंटर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है प्रतियोगिता दर्पण के अक्टूबर महीने का जो मैगजीन है उसे हम लोग कवर करने वाले हैं। और आपको मालूम होगा कि इसके पहले जो है हम लोगों ने जो है पार्ट 1 कवर किया था, और पार्ट 1 में जो है हम लोगों ने नेशनल और इंटरनेशनल जो टॉपिक है उसे हम लोगों ने कवर किया है। नेशनल और इंटरनेशनल को आपको मालूम है कि जो दर्पण है उसमें कई सारे जो करंट अफेयर्स है वो अलग अलग सेगमेंट में बांटे हुए, जैसे नेशनल, इंटरनेशनल, इकोनॉमिक, विविध, स्पोर्ट्स, तो इन सारे टॉपिक में बांटा हुआ रहता है। इस बार का जो आपका प्रतियोगिता दर्पण है अक्टूबर मंथ का, इसमें काफ़ी सारे कंटेंट है, तो वो आपका एक वीडियो में कवर करना थोड़ा ज़्यादा लेंदी हो जाता, इसलिए आपको 2 पार्ट में लाया गया है। पहले पार्ट में नेशनल इंटरनेशनल कवर कर लिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस वीडियो में आपका जो है कवर किया गया था नेशनल और इंटरनेशनल का, और उसमें हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से पूरे डिटेल में कवर किया था इन चीज़ों को। सारा जो है आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में यहाँ पे कवर किया गया था। उससे क्वेश्चन जो है जो टॉपिक आपका दिया हुआ है दर्पण में, जैसे मान लो आपका ये टॉपिक दिया हुआ है नेशनल का, तो इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उस क्वेश्चन को यहाँ पे आपको डिस्कस किया गया था, और उससे रिलेटेड सारे फैक्ट को जो है आपको डिटेल में कवर किया गया। ठीक है, इसी तरीके से जो है और भी जो टॉपिक है उन सभी टॉपिक को यहाँ पे कवर किया गया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे देख ले, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और कमेंट में भी दे दिया जाएगा। दूसरा ये कि आज हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, तो आज हम लोग जो है इसका जो पार्ट 2 है उसमें हम लोग आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य वो कवर करेंगे। इसके अलावा जो है आपका जो विविध समान ज्ञान होता है, ठीक है, जो आपका विविध वाला पोर्शन, इसमें आपको जो है नियुक्तियाँ मिलती हैं। उसके अलावा जो है पुरस्कार हो गया, फिर बुक एंड ऑथर हो गया, डे एंड डेट्स हो गए। इसके अलावा कुछ और भी जो एक्स्ट्रा न्यूज होती है वो युद्धाभ्यास, वो सारी चीज़ों को यहाँ पे हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जो है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, पार्ट 2 में ही जो है पूरा दर्पण आपका कंप्लीट हो जाएगा करंट अफेयर्स का। और इसका जो आपका पीडीएफ है वो कंबाइंड मिलेगा, जो आपका पार्ट 1 है जो वीडियो था वो, और पार्ट 2 वीडियो दोनों का कंबाइंड रूप से जो है एक पीडीएफ करके जो है वो दे दिया जाएगा चैनल पे। आप टेलीग्राम चैनल पे जो है जाके पीडीएफ ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल आप जो है स्टडी सेंटर के नाम से टेलीग्राम पे सर्च कीजिए तो आपको मिल जाएगा, या फिर आप जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ होगा वहाँ से भी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, ये पीडीएफ आपको जो है मिल जाएगा, वहाँ पे पिन किया हुआ होगा। अगर आपको पिन में ना मिले तो आप फाइल में जाके ले सकते हैं। देखते हैं आज के टॉपिक को। तो पहला तो है वो आपका आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य है, और हम लोग जो आज डिस्कस करने वाले वो क्वेश्चन नंबर 33 को करने वाले हैं। कल हम लोग जो है वो 32 क्वेश्चन को डिस्कस किए थे आपका नेशनल और इंटरनेशनल के टॉपिक से रिलेटेड, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिटेल में वहाँ पे कवर किया गया है। तो देखते हैं, पहले क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनियों की सूची में भारत की कितनी कंपनियां शामिल हैं, 6, 8, 10 या 7। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 8 कंपनियां। जो फॉर्च्यून है ये आपका यूएसए की एक पत्रिका है, और उसने जो है पूरे वर्ल्ड की 500 कंपनियों की एक सूची बनाई है। और किस बेसिस पे उसका आधार क्या है, तो रेवेन्यू के बेसिस पे जो है इसने ये सीरीज निकाला है, 500 कंपनियों का लिस्ट निकाला है कि कौन सी कंपनी जो है कितनी अच्छी है, और उसमें 500 में जो है इंडिया की 8 कंपनियां जो है वो लिस्टेड हुई हैं। तो और डिटेल में देखते हैं कि और कौन कौन सी भारत की कंपनियां हैं जो इसमें लिस्टेड हुई हैं। तो देखो, सबसे पहले नंबर पे जो है मतलब इंडिया की तरफ से आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज है, उसका जो रैंक, ग्लोबल रैंक जो है वो आपका 88 मिलता है। पिछले वर्ष अगर देखें तो ये आपका जो है 104वें नंबर पे था। ठीक है, तो इसमें जो है आपको ग्रोथ देखा जा रहा है। दूसरा आपको इंडियन ऑयल मिल जाएगा, उसके बाद एलआईसी मिल जाएगी, ओएनजीसी, भारत पेट्रोलियम, एसबीआई, टाटा मोटर्स और राजेश एक्सपोर्ट्स। ये सारे जो 8 कंपनियां हैं वो आपका ग्लोबल 500 की सूची में शामिल होने वाली भारतीय कंपनियां हैं। तो याद रखिएगा, आपको पूछा जा सकता है, मेनली आपको रिलायंस को याद रखना है, और फिर जो बड़ी कंपनियां हैं जैसे ये तो आपका ऑयल से रिलेटेड हो गया, ओएनजीसी भी हो गया, भारत भी, ये तीनों आपको ऑयल से है। एलआईसी ये भी जो है 3rd नंबर पे आ रहा है, मतलब इंडिया में 3rd नंबर पे। ग्लोबल रैंक अगर देखें तो 107 रैंक है इसका ग्लोबल बेसिस पे। वहीं एसबीआई की अगर बात करें, बैंकों में एकमात्र बैंक जो कि इसमें शामिल है वो आपका एसबीआई है। तो इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में शामिल होने वाला एकमात्र बैंक कौन सा है,
तो वो आपका भारतीय स्टेट बैंक। और कौन सी जो है वो आपका जीवन बीमा इंश्योरेंस कंपनी है, तो वो आपका LIC हो जाएगा, LIC इंश्योरेंस कंपनी। और बैंक में जो है SBI, ये दोनों जो है आपका ग्लोबल 500 की सूची में शामिल होने वाली भारतीय कंपनियां हैं। ठीक, ये तो आपका क्लियर हो गया। लेकिन इसके अलावा भी कुछ लिस्ट जारी किया गया, जैसे कि अगर पूरे वर्ल्ड में देखें तो किस देश की कंपनियों का जो है यहाँ पे सर्वाधिक स्थान मिला है, वो भी यहाँ पे बताया गया है। आप देख सकते हैं 2023 के बारे में बोला गया कि 2023 में 500 शामिल कंपनियों कौन सी है इस मैगजीन में। तो चीन की जो है, चीन का 142 ऐसे कंपनी है जो कि ग्लोबल 500 के लिस्ट में शामिल है। उसके बाद USA 136, उसके बाद जापान जो है वो 41। मतलब ये दो कंपनियां जो है, दो देश जो है उनकी कंपनियां काफ़ी ज़्यादा जो है वो वृद्धि कर रही है। चाइना का 142 और USA का 136। फिर देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला भी इसी से रिलेटेड है कि फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की कंपनियों की सूची में कौन सी कंपनी शीर्ष स्थान पे है। ठीक है, ये पूछा जा रहा है कि ये जो 500 कंपनी की सूची जारी की गई है, तो इसमें पहले नंबर पे कौन है, कौन जो है वो शीर्ष स्थान पे है। ऑप्शन है वॉलमार्ट, अरामको, अमेजॉन या एप्पल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वॉलमार्ट। वॉलमार्ट जो आपका रिटेल की कंपनी है USA की, वो जो है इस ये जो लिस्ट जारी किया गया है 500 कंपनियों का, उसमें पहले नंबर पे है। ठीक है, ये कैसी कंपनी है, तो ये रिटेल कंपनी है। उसके बाद सऊदी अरब का जो अरामको कंपनी है, पेट्रोलियम कंपनी, वो जो है वो आपका सेकेंड नंबर पे आता है। उसके बाद फिर चाइना का स्टेट ग्रिड जो कंपनी है एनर्जी से रिलेटेड, वो आपका जो है थर्ड नंबर पे आता है। उसके बाद फोर्थ नंबर पे आपका अमेजॉन आ रहा है। और अगर एप्पल के को देखें तो एप्पल जो है वो आपका कहाँ पे आ रहा है, वो 8 नंबर पे आता है। ठीक है, ये 8 नंबर पे आपका एप्पल है। तो यहाँ पे एक चीज़ और हम लोग देख सकते हैं कि ये टॉप 10 में कितनी ऐसी कंपनियां हैं जो कि आपका USA का है। तो एक तो आपका देखो वॉलमार्ट हो गया, उसके बाद फिर अमेजॉन, ये 2 कंपनियां हो गई। उसके बाद एक्सॉन मोबिल 3 और एप्पल 4 और यूनाइटेड हेल्थ, ये 5 ऐसी कंपनियां हैं जो कि USA बेस्ड है। उसके बाद अगर चाइना का देखें तो टॉप 10 में चाइना के 3 ऐसी कंपनियां हैं जो कि लिस्टेड है। ठीक है, स्टेट ग्रिड, उसके बाद चाइना नेशनल पेट्रोलियम और सिनोपैक ग्रुप, ये 3 ऐसी कंपनियां हैं चाइना की जो कि ग्लोबल 500 के टॉप 10 की सूची में आते हैं। हालांकि इतना डिटेल मिल नहीं जाएगा, बस आपको अगर याद रखना है तो 2-3 को याद रखिए। पहला कि टॉप पे कौन सी कंपनी है, तो वॉलमार्ट। उसके बाद अमेजॉन का रैंक क्या है 4th, और एप्पल का रैंक क्या है, तो आपका 8 नंबर हो जाता है। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। आगे पूछा जा रहा है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक अर्थात कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का बेस ईयर क्या है, आधार वर्ष क्या है, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन है 2011, 2012, 2021 या 2020। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2012। जो आपका उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, जिसे हम लोग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी बोलते हैं, तो उसका एक बेस ईयर गवर्नमेंट के द्वारा तय किया जाता है। तो वो बेस ईयर क्या रखा गया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बताया हुआ है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का जो आधार वर्ष है वो आपका 2012 पे आधारित है, और उसी को बेस आधार मान के जो है आपका निकाला गया। देखो, आपको जो ये नहीं पूछा जाएगा कि हाँ मुद्रास्फीति कितना रही जुलाई 2023 में, ये आपको नहीं पूछा जाएगा। ये आपका अगर आप मेंस लिख रहे हैं तो वहाँ पे आपको काम आ भी सकता है, लेकिन ऐसे आपको ये काम नहीं आएगा कि हाँ जुलाई 2023 में कितना रहा, ये नहीं पूछा जाता है। बस आप याद रखो कि इसका जो बेस ईयर है वो आपका 2012 है। ठीक, दूसरा चीज़ ये आप याद रखो कि RBI के द्वारा जो है एक टारगेट दिया गया है कि इतना तक जो है हम लोग जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, जो महंगाई है CPI है, ठीक है, उसको हम लोग जो एक लिमिट तक रखेंगे। तो वो लिमिट क्या है, ये आपका पूछा जा सकता है। ये आपका जो रेलवे का एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछा गया था। ठीक है, कि बजट में कितना जो रखने का हम लोग जो है वो डिसाइड किए हैं। तो याद रखिएगा कि RBI के द्वारा ये तय किया गया है कि हम लोग 4 + -2 के रेंज में जो है वो आपका महंगाई दर अर्थात CPI को रखेंगे। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को जो है हम लोग 4 + -2 के रेंज में रखेंगे। और अभी अगर आप देखो तो ये 7.44 हो गया है। ठीक, अगर 4 + 2 भी अगर करते हैं तो ये 6% होता है, और 6% से कहीं ज़्यादा ये निकल के आगे आ गया 7.44। तो बस आप ये 2-3 फैक्ट को याद रखना। उसके बाद फिर एक और चीज़ याद रखने लायक है कि ये CPI जो है वो आखिर जारी कौन करता है। तो CPI को जो है वो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत जो है एक आपका NSO है। ठीक है, नेशनल स्टैटिस्टिकल
ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन, उसके द्वारा आपका ये सीपीआई जारी किया जाता है। देखते हैं अगले प्रश्न को। आगे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 36 हो जाएगा। पूछा जा रहा है कि अगस्त 2023 में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने किन वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। ऑप्शन है मोबाइल, सौर ऊर्जा उत्पाद, लैपटॉप, टैबलेट, अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर कंप्यूटर या विद्युत बल्ब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लैपटॉप, टैबलेट और अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर कंप्यूटर, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया गया कि अगस्त 2023 में जो है वो मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने इन सारे प्रोडक्ट को जो है वो आपका बैन कर दिया है, मतलब इनका आयात जो है वो प्रतिबंधित कर दिया है। और ऐसा क्यों किया जा रहा है, ताकि जो घरेलू कंपनियां हैं उन्हें जो है वो ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके और वो जो है उन्हें मतलब एक इम्प्रूव करने का जो है मौका दिया जा सके, जो भी स्टार्टअप इस क्षेत्र से रिलेटेड है वो बूम कर सके, इसलिए ये किया गया है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि केंद्र सरकार के द्वारा जो है लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन पर्सनल कंप्यूटर, अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर कंप्यूटर और सर्वर के आयात पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है, और ये प्रतिबंध आपका लागू कब से होगा, तो ये 1 नवंबर 2023 से लागू होगा। और इसमें बोला गया कि जो सूक्ष्म कंप्यूटर है, बड़े कंप्यूटर या डेटा प्रोसेसिंग मशीन है, उन सभी के आयात पे जो है वो प्रतिबंध आपका रहेगा। ठीक है, उन सभी के आयात पे प्रतिबंध रहेगा। और ये कब से होगा, तो 1 नवंबर 2023 से ये प्रतिबंध लागू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ छूट भी रखी गई है, जैसे अगर आप रिसर्च पर्पज से या फिर किसी प्रशिक्षण या मरम्मत के कारण जो है आप इन सारे कंप्यूटर या फिर जो भी वस्तुएं बैन की गई है आप उनको मंगाते हैं, तो उसका लिमिट रखा गया है 20 वस्तु। वहाँ तक अगर आप उसे आयात करते हैं तो वो जो है उसे प्रतिबंध से छूट दिया गया है, उसे प्रतिबंधित नहीं किया गया। तो ये चीज़ें यहाँ पे थोड़ा सा रखा गया है लूपहोल। देखते अगले प्रश्न को। आगे पूछा जा रहा है कि अगस्त 2023 में किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। ऑयल इंडिया लिमिटेड, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, रेल विकास निगम लिमिटेड या राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। तो याद रखिएगा ऑयल इंडिया लिमिटेड को जो है वो आपका महारत्न कंपनी का दर्जा दे दिया गया है। और ये ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है पहले आपका क्या था कि पहले आपका नवरत्न कंपनी हुआ करता था, और अब इसे चूंकि महारत्न का दर्जा दे दिया गया, इसलिए देश में जो महारत्न कंपनियों की संख्या है वो अगस्त 2023 तक के अंत तक जो है ये आपका 13 बना हुआ था। ठीक है, तो ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, वो भी आपका टाइम लिमिट दे दिया जाएगा कि अगस्त 2023 तक जो है भारत में नवरत्न कंपनियों की कुल संख्या कितनी है। तो याद रखिएगा 13 जो है आपका महारत्न कंपनी, सॉरी नवरत्न नहीं, महारत्न कंपनियों की संख्या जो है वो आपका 13 है। ठीक, तो वो आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे। और ये पूछा जा सकता है कि कौन सी कंपनी को दिया गया, तो ये याद रखिएगा ऑयल इंडिया लिमिटेड। इसके अलावा एक डेवलपमेंट और हुआ है कि जो आपका ओएनजीसी है, ठीक है, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड और राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स जो कंपनी है उसे भी नवरत्न का दर्जा दे दिया गया है। क्या चीज़ का, नवरत्न का। और यहाँ पे क्या चीज़ बोला गया था, यहाँ पे आपका महारत्न का दर्जा दिया गया था। ठीक है, तो आप दोनों में डिफरेंस समझिएगा। ओएनजीसी विदेश लिमिटेड और राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स को जो है वो नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है, जिसके कारण जो है अगस्त 2023 के अंत तक जो नवरत्न कंपनियों की संख्या है वो आपका बढ़ के कितना हो गया, वो 14 हो गया। ठीक है, इसकी संख्या बढ़ के 14 हो गया। अगर आप पीडी में देखोगे तो पीडी में आपका 13 ही दे रखा है, लेकिन ये आपको बढ़ के आपका 14 हो गया। राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स को जो है ये मान्यता दे दी गई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका 29 अगस्त 2023 का जो है वो न्यूज है, इकोनॉमिक्स टाइम्स का, ET का न्यूज है। उसमें बताया जा रहा है कि जो आपका राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स कंपनी है उसके शेयर में जो है वो ग्रोथ देखा जा रहा है, क्योंकि जो PSU मतलब ये जो है इसे अब नवरत्न का दर्जा स्टेटस दे दिया गया है। तो ये चीज़ें यहाँ पे निकल के आ रही है, इसलिए अब याद रखिएगा जो नवरत्न कंपनियों की संख्या है वो बढ़ के आपका 14 हो गया। आप अगर RCF के होम साइट पे भी जाइएगा तो वहाँ पे अभी ये बताया गया है कि हाँ ये अब नवरत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त कर चुका है। ठीक है, तो ये न्यूज़ बिल्कुल पक्का है, आप इसे जो है याद रखें। RCF को जो है नवरत्न कंपनी का दर्जा दे दिया गया, और इसके अलावा किसे दिया गया है तो ONGC विदेश लिमिटेड को जो है नवरत्न का दर्जा दिया गया है। और टोटल जो है देश में नवरत्न कंपनियों की संख्या अब आपका बढ़ के 14 हो गया। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। आगे पूछा जा रहा है कि अगस्त 2023 के अंत में रेपो रेट क्या था। ठीक है,
ऐसा क्वेश्चन जो है वो आपका पूछा जाता है। जैसे अभी हाल में क्या हुआ था कि बिहार में एक एग्ज़ाम हुआ था, पटना हाई कोर्ट का एग्ज़ाम हुआ था, तो वहाँ पे जो है डायरेक्ट ये पूछ दिया गया था। और बीपीएससी भी जो है, मतलब बिहार का जो प्रशासनिक जो एग्ज़ाम लेता है बीपीएससी, लोक सेवा बिहार लोक सेवा आयोग, उसके द्वारा भी ये पूछ लिया गया था कि एक डेट दे दिया गया और बोला गया कि इस डेट को जो है रेपो रेट क्या था। तो याद रखिएगा, अगस्त 2023 के अंत में जो है रेपो रेट जो है वो आपका 6.50 है। ठीक है, अगर हम पिछले कुछ समय को देखें तो आपका 6.50 जो है वो आपका लंबे समय से बना हुआ है, ये फरवरी 2023 से ही बना हुआ है। तो अगर आपको जो है पूछा जाए तो आप आराम से लगा सकते हैं कि जो आपका रेपो रेट है वो आपको कितना है, 6.50 है। आपको मालूम होगा कि रेपो रेट क्या होता है कि बैंक जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए, बैंक शॉर्ट टर्म के लिए क्या होता है कि आरबीआई से पैसे उधार लेती है। तो उधार लेने पे जिस जो उनको रेट लगता है, जो उनको इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है, वही आपका रेपो रेट कहलाता है। और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है कि बैंकों के पास अगर जो है एक्सेस मतलब एक्स्ट्रा जो है उनके पास अगर अमाउंट आ जाता है तो वो जो है शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए आरबीआई में उसे जमा करता है, और उसके बदले में जो आरबीआई उसे जो इंटरेस्ट देता है वो आपका रिवर्स रेपो रेट होता है। और रिवर्स रेपो रेट आपका कितना चल रहा है, तो ये आपका 3.35 चल रहा है। और ये भी आप देखोगे तो काफ़ी लंबे समय से जो है आपका 3.35 पे बना हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा रिवर्स रेपो रेट 3.35 है। उसके बाद ये दोनों जो है आरबीआई जो है, जो आपका मॉनेटरी पॉलिसी है उसे मेंटेन करने के लिए, ये जो आपका ये मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करने का जो रेट मतलब सारा पैमाना है उसको मेंटेन रखने के लिए इन दोनों का उपयोग करता है, एसडीएफ का और एमएसएफ का। आप इसका फुल फॉर्म याद रख सकते हैं। जो एसडीएफ होता है वो होता है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, और एमएसएफ जो होता है वो होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। उसके बाद एक जो याद रखने वाला है वो याद रख सकते हैं आप, बैंक रेट। बैंक रेट जो होता है वो आपका 6.75 अभी है। और जो आपका सीआरआर है, कैश रिजर्व रेशियो, ये आपका 4.50 मेंटेन किया हुआ है। सीआरआर के बारे में एक बात और है कि जो सीआरआर आपका जो होता है, कैश रिजर्व रेशियो, ये बैंकों को जो है वो आरबीआई के पास रखना पड़ता है। ठीक है, मतलब जो उनके पास एनडीटीएल है, जो भी उनके पास पैसा है, उसका एक सर्टेन परसेंटेज जो है बैंक को आरबीआई के पास रखना पड़ता है कैश के रूप में। तो वो आपका कहलाता है कैश रिजर्व रेशियो, सीआरआर। ठीक है, एक और आपका होता है एसएलआर। एसएलआर जो होता है उसमें क्या होता है कि बैंकों को जो है वो जो नकदी है उसका एक सर्टेन अमाउंट जो है अपने पास रखना पड़ता है, और रिजर्व के रूप में, या तो वो गोल्ड के रूप में रखे, या बॉन्ड पेपर के रूप में या रखे, या फिर कैश के रूप में रखे। तो वो उन्हें रखना पड़ता है अपने पास एसएलआर के रूप में। एसएलआर होता है सांविधिक तरलता अनुपात। ठीक है, तो वो जो है बैंकों को रखने पड़ता है अपने पास, बैंक अपने पास खुद रखते हैं। और ये आपका कितना होता है, तो ये अभी वर्तमान में जो है वो आपका 18% बना हुआ है। ठीक है, लंबे समय से ये भी जो है 18% बना हुआ है आपका एसएलआर। तो इसे भी आप याद रखें कि एसएलआर कितना है, 18% है। सीआरआर कितना है, 4.50 है। और आपका रेपो रेट कितना है, 6.50। और रिवर्स रेपो रेट 3.35। और जो आपका बैंक रेट है वो आपका 6.75 है। तो इन सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात ये क्या है कि अभी ये सारा जो आपको दिया बताया गया, ये आखिर क्यों अभी चर्चा में था। कारण ये था कि जो रिजर्व बैंक है वो जो है 2 माह पे अपना जो है वो द्विमासिक रिपोर्ट जारी करती है, और उसी में उसने जो है ये चीज़ें यहाँ पे अपडेट किया है। तो देखो, जब भी आरबीआई क्या होता है कि अपना जब वो द्विमासिक रिपोर्ट जारी करता है तो वो हमेशा ये बताता है कि जो इंडिया का ग्रोथ रेट रहने वाला है वो क्या रहने वाला है। ठीक है, तो इस बार भी जो है आरबीआई के द्वारा ये बताया गया कि जो भारत का ग्रोथ रेट है, मतलब जीडीपी का ग्रोथ रेट, वो वर्ष 2023-24 में जो है वो 6.5% रहने वाला है। और यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि आरबीआई के द्वारा जो है 2023-24 में जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान कितना लगाया गया है, तो 6.5% लगाया गया है। आगे देखते हैं। आगे पूछा जा रहा है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही में भारत का जीडीपी ग्रोथ कितना रहा। ठीक है, कितना देखा गया भारत का जीडीपी ग्रोथ, ये कब का बात कर रहा है, तो ये पहली तिमाही का बात कर रहा है। देखो, हुआ ये है कि सरकार के द्वारा जो है पहली तिमाही के बाद अगस्त में ही एक रिपोर्ट जारी किया गया जिसमें बताया गया कि पहली तिमाही में जो है कितने % से हम लोग ग्रो कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7.2%। 7.2% से जो है भारत जो है इस तिमाही में ग्रो किया है। ठीक है,
सॉरी 7.2 नहीं 7.8% है, 7.8% से हम लोग जो है वो ग्रो कर रहा है इस बार। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्या है कि हर तिमाही का यहाँ पे बताया हुआ है कि कैसे जो हम लोग ग्रो कर रहे हैं। तो ये जो आपका पहला तिमाही है 2023-24 का, उसमें ये कितना परसेंट से ग्रो कर रहे हैं, तो 7.8% से जो है हम हमारी जीडीपी जो है वो ग्रो कर रही है। और वहीं अगर बात करें 2022-23 का जो पहला तिमाही था, वहाँ पे जो हमारा जीडीपी ग्रोथ था वो आपका 13.1 है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा और आप इसको देख के कंफ्यूज मत कीजिएगा। ये क्या है कि कोविड-19 के बाद जो है, जो आपका 2021-22 है, तो कोविड-19 के बाद का जो ये ईयर था, वहाँ पे पहली तिमाही में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ रेट देखने को मिला था। ठीक, तो आप बस इसे याद रखिए कि जो पहला तिमाही है वो भी 7.8 है और जो 2023-24 का है। ठीक है, वही और ऊपर में ये जो आपका दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है फाइनेंशियल ईयर के अनुसार कि हम लोगों ने जो है 2022-23 में जो हमारा पिछला वित्तीय वर्ष था, उसमें हम लोगों ने कितने के रेट से जो है हमारा जीडीपी ग्रोथ हुआ। तो ये आपका 7.2% से जो हमारा जीडीपी ग्रोथ किया है पिछले साल, ये बताया हुआ है यहाँ पे। तो ये भी आप याद रखिएगा, ये ज़्यादा पूछा जाता है कि हमारा पिछले वर्ष में जीडीपी ग्रोथ रेट कितना था। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। फिर एक चीज़ यहाँ पे और दिया हुआ है कि ये जो जीडीपी संबंधित जो भी आंकड़े हैं वो केंद्र सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम मंत्रालय का जो आपका राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय है अर्थात NSO है, उसके द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा जारी किया जाता है ये जीडीपी से रिलेटेड आंकड़े, तो वो आपका NSO के द्वारा जारी किया जाता है। देखते हैं अगले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा जा रहा है कि बहु राज्य सहकारी समिति संशोधन विधेयक 2022 संसद में पारित कर दिया गया, यह किसका स्थान लेगा? ऑप्शन है बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम 2000, 1993, 2002 या 2005। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में जो है ये आपका बताया गया कि बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 और इसी का स्थान जो है वो आपका ये लिया है 2022 का ये जो विधेयक है वो लिया है और ये अभी संसद से पारित कर दिया गया। अब देखते हैं कि इसे ये जो विधेयक है आपका बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम संशोधन विधेयक 2022, तो इसमें आखिर बोला क्या गया है? तो देखो, पहला चीज़ तो ये बोला गया कि आपका जो सहकारी क्षेत्र है वहाँ पे जो चुनाव समिति का चुनाव होता है, ठीक है, समिति का जो चुनाव होता है उसमें सुधार किया जाएगा और एक संस्था बनाई जा रही है कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी। ठीक है, तो उसके द्वारा जो है ये चुनाव सुधार करने का प्रयास किया जाएगा। जैसे आपका चुनाव आयोग जिस तरीके से चुनाव का सुधार करता है, कार्य करता है, उसी तरीके से कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी जो है वो आपका जो सहकारी समिति है उस के चुनाव में हेल्प करेगा। फिर आगे बताया जा रहा है कि कोऑपरेटिव रिहेबिलिटेशन रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट फंड की स्थापना की जाएगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। ये कौन सा फंड बनाया जा रहा है? तो कोऑपरेटिव रिहेबिलिटेशन रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट फंड बनाया जा रहा है। और इस टाइप का जो ज़्यादा क्वेश्चन है वो आपका बैंक और इंश्योरेंस के जो एग्जाम होता है वहाँ पे आपका पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा इन सारे फैक्ट को। फिर आगे पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के संबंध में कौन सा कथन जो है आपका सत्य है? पहला है कि इस योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को की गई थी, तो ये बिल्कुल सही है। इसके खाता धारकों को 2 लाख की दुर्घटना बीमा वाला निःशुल्क रुपए डेबिट कार्ड उपलब्ध करवाया जाता है, ये भी सही है। और उसके बाद है कि इसके तहत खाता धारकों को 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट की सुविधा प्रदान है, ये भी सही है। मतलब इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा शुरू कब किया गया? 28 अगस्त 2014 को, और इसने जो है 2023 में अपने कितने साल पूरे कर लिए? तो 9 ईयर जो है ये अपना कंप्लीट कर लिया, 9 वर्ष इसके पूरे हो चुके हैं। ठीक है, और अगर इसके खाता धारक की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद डेबिट कार्ड है, रुपए डेबिट कार्ड, तो उसे जो 2 लाख का दुर्घटना बीमा जो है वो दिया जाएगा और फिर 10,000 की ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी दी गई है। ठीक, फिर कुछ रिपोर्ट यहाँ मतलब डेटा दिया हुआ है कि ये आपका जो 9 वर्ष का इसका टेन्यूर रहा है, मतलब प्रधानमंत्री जनधन योजना के जो 9 वर्ष पूरे हुए हैं, तो उसके अंतर्गत देखा गया कि 50,000 करोड़ से ज़्यादा जो है अकाउंट खोले गए हैं और उसमें जो है 33 करोड़ ऐसे अकाउंट है जो आपका जो है ग्रामीण क्षेत्र में खोला गया था। 67% जो अकाउंट है वो आपका ग्रामीण क्षेत्र में खोला गया और 33% जो अकाउंट है वो आपका अर्ध शहरी क्षेत्र में खोला गया है। और उसमें अगर ओवरऑल की बात करें तो जितने भी अकाउंट खोले गए उसमें 56% जो खाता है वो आपका महिलाओं का है। तो एक तरीके से ये आपका वित्तीय समावेशन में काफ़ी
महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, और दूसरा जो है महिला सशक्तिकरण में भी ये भूमिका निभा रहा है। ठीक है, क्योंकि ये जो महिलाएं हैं उनके पास भी अब जो है अकाउंट की सुविधा उपलब्ध है। और देखो इसके कारण हो क्या रहा है कि जो गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसी है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू जो है इन अकाउंट में पहुंच रहा है, और जो योजनाओं का लाभ है वो पूरी तरीके से इन्हें मिल रहा है। तो ये सबसे बड़ी लाभ है, और वित्तीय समावेशन में भी वृद्धि हुआ है, तो ये भी इसका एक पॉजिटिव आउटपुट है। अब देखते हैं नवीनतम समान ज्ञान को। ठीक है, जो अगला जो प्रश्न है वो आपका 42 नंबर है, लेकिन उसके पहले एक आपको अपडेट दे दे। जो आपको पिछला वीडियो था, मतलब जो आपका पार्ट 1 था, उसमें एक प्रश्न पूछा गया था राहुल गांधी के विधानसभा से रिलेटेड, लोकसभा क्षेत्र से रिलेटेड। देखो राहुल गांधी जो है जो वर्तमान में किस लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित है, ये आपका पूछा गया था, और ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि इनके ऊपर जो मानहानि का केस था वो आपका खारिज कर दिया गया था। ठीक है, वो इनकी सदस्यता जो है वापस से बहाल की जाती है, तो इसी से रिलेटेड न्यूज जो है वो आपका दर्पण में दिया हुआ था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि जो दर्पण है उसमें यहाँ पे लिखा गया कि राहुल गांधी जो है वो तमिलनाडु में वायनाड लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित हैं। ठीक है, तो ये आपका तमिलनाडु गलत है, और इसी को सुधारने के लिए मैंने क्या किया था, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका दिया था कि वायनाड लोकसभा क्षेत्र जो है वो आपका केरल में है, लेकिन बाय मिस्टेक जो है मैंने भी यहाँ पे बोल दिया कि आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ये मैंने पिछले वीडियो में बोला था, जबकि जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। तो आप इसे जो है सुधार कर लीजिएगा कि जो राहुल गांधी का लोकसभा क्षेत्र है वो आपका वायनाड लोकसभा क्षेत्र केरल में मौजूद है। ठीक है, ये आप इसमें करेक्शन कर लीजिएगा। और दूसरी बात ये है कि अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप उसमें जो है कमेंट बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं। इससे रिलेटेड जो अपडेट है मैंने कमेंट में वहाँ पे ऐड कर दिया था, वहाँ पे पिन कर दिया था, तो वहाँ से भी आप अपडेट ले सकते हैं। इसके बारे में वहाँ पे बता दिया गया था। ठीक है, वापस आते हैं अपने आज के करंट पे। तो अब हम लोग जो है नवीनतम समान ज्ञान को देखने वाले हैं। इसमें जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42, वो ये पूछा जा रहा है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने किस स्वायत्त एजेंसी को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया है। ऑप्शन है NIOS, NCERT, फिर ऑप्शन नंबर बी है ए और बी दोनों, या फिर ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखो अभी हुआ ये है कि जो आपके शिक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा जो है जो NCERT है उसे जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया गया है। और NCERT के बारे में आपको मालूम होगा कि NCERT जो है उसका फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, और इसकी जो स्थापना हुई थी 1961 में हुई थी। और इसका अगर कार्य को हम लोग देखें तो ये क्या करता है, शिक्षा से जुड़े हुए मामलों पर केंद्र और राज्य सरकार को सलाह देने का काम करता है। साथ ही विभिन्न स्तरों का जो पाठ्यक्रम है वो भी तैयार करने का काम जो है वो NCERT के द्वारा किया जाता है। तो अभी हाल में अपडेट ये हुआ है कि अगस्त में जो है इसका जब 63वां आपका स्थापना दिवस मनाया जा रहा था, तो धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा जो शिक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा जो है NCERT को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया जाता है। और ये काफ़ी आपका इंपॉर्टेंट है, किसी भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किसे जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया गया है, तो NCERT को प्रदान किया गया है। देखते हैं अगले प्रश्न को। आगे पूछा जा रहा है कि भारत में वन्य जीव अपराध व अवैध वन्य जीव व्यापार से निपटने से संबंधित शीर्ष निकाय कौन सा निकाय जो है वो इससे रिलेटेड है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। देखो यहाँ पे पूछा जा रहा है भारत में, तो भारत में जो है जो भी वन्य जीव से रिलेटेड अगर कोई क्राइम होता है या फिर अवैध जो है वन्य जीव व्यापार होता है, तो उसको जो है उससे रिलेटेड मामलों को निपटाने का काम करता है आपका WCCB। ठीक है, वर्ल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा जो है उसे निपटाया जाता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और अगर बात करें इसके हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर जो है आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। कहाँ देखने को मिलेगा, तो न्यू दिल्ली में जो है इसका हेडक्वार्टर है। इसके अलावा इसके कुछ और रीजनल ऑफिसेज भी हैं, लेकिन आप मेनली याद रखो कि ये आपका न्यू दिल्ली में है। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। आगे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 44 है कि अगस्त 2023 में मतदाता जागरूकता एवं शिक्षा अभियान हेतु किसे राष्ट्रीय आइकन के रूप में चुनाव आयोग ने नियुक्त किया है। ठीक है, यहाँ पे शिक्षा होगा, आप इसे सुधार कर लीजिएगा। ठीक है, तो मतदाता जागरूकता एवं शिक्षा अभियान हेतु किसे जो है आपका राष्ट्रीय आइकन के रूप में चुनाव आयोग ने नियुक्त किया है।
ऑप्शन है नीरज चोपड़ा, आयुष्मान खुराना, सचिन तेंदुलकर या अमिताभ बच्चन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को जो है चुनाव आयोग के द्वारा जो है नेशनल आइकन के रूप में चुना गया है। और ये करेंगे क्या, तो ये जो है मतदाता जागरूकता और उसकी शिक्षा अभियान को जो है वो आगे बढ़ाने का काम करेंगे, अर्थात मतदाता को जागरूक करने का काम किया जाएगा। और इनकी जो मतलब नियुक्ति की गई है, वो चुना गया है, इन्हें 3 वर्ष के लिए इसका दायित्व दिया गया है, राष्ट्रीय आइकन के रूप में इन्हें चुना गया है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। आगे है कि एनजीटी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है प्रकाश श्रीवास्तव, आदर्श कुमार गोयल, शिव कुमार सिंह या आलोक राज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश श्रीवास्तव। प्रकाश श्रीवास्तव जो है वो आपका कोलकाता हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं और उन्हें जो है एनजीटी का नया जो एनजीटी प्राधिकरण है, न्याय प्राधिकरण, उसका जो है नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। इसके पहले क्या है कि जो आदर्श कुमार गोयल थे वो रिटायर हो गए थे और उनकी जगह पे शिव कुमार सिंह जो है वो कार्यवाहक के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन अब जो है एनजीटी का पूर्ण अध्यक्ष के रूप में जो है वो प्रकाश श्रीवास्तव को नियुक्त कर दिया गया है। अगला प्रश्न भी जो आपका नियुक्ति से रिलेटेड है कि भारत सरकार के कैबिनेट सचिव कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजीव गाबा। देखो राजीव गाबा जो है वो आपका 2019 से ही कैबिनेट सचिव के रूप में कार्यभार संभाल रहा है। तो फिर ये आखिर क्वेश्चन क्यों है, तो यहाँ पे इसलिए ये चर्चा में क्योंकि इनका जो टाइम पीरियड है उसमें जो है 1 वर्ष की वृद्धि की गई है। ठीक है, 1 ईयर का जो है इसमें वृद्धि किया गया है और इनका जो अब कार्यकाल होगा वो अगस्त 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो ये आप याद रखिएगा। जो अभी भारत सरकार के कैबिनेट सचिव हैं वो अभी राजीव गाबा हैं। अगला है कि भारतीय विशेष पहचान प्राधिकरण के अंशकालिक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नीलकंठ मिश्र। देखो नीलकंठ मिश्र को जो है वो आपका भारतीय विशेष पहचान प्राधिकरण अर्थात जो UIDAI है उसके अंशकालिक अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा नीलकंठ मिश्र को UIDAI का अंशकालिक अध्यक्ष बनाया गया है और इनकी जो ये नियुक्ति है वो 3 वर्ष के लिए किया गया है या फिर 65 की जो एज है उतना तक के लिए इनकी नियुक्ति की गई है। वहीं अगर हम लोग बात करें UIDAI की तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मतलब आपका जो आप आधार कार्ड है, ठीक है, आधार कार्ड जो बनाने का काम है वो इसी के द्वारा आपका किया गया है। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। दूसरा इसके बारे में बताया जा रहा है कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, पहले तो इसका स्थापना हुआ कब था, तो ये जुलाई 2016 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, उस जो अधिनियम था उसके द्वारा। और इसके बोर्ड संरचना में अगर देखें तो एक अध्यक्ष, 2 अंशकालिक सदस्य और CEO होता है। और ये अभी जो बनाए गए नीलकंठ मिश्रा ये आपके बनाए गए अध्यक्ष बनाए गए अंशकालिक अध्यक्ष। और इसके जो CEO हैं वो कौन है, तो अमित अग्रवाल जो है वो आपका UIDAI के CEO हैं। तो इन सारे फैक्ट को आप ध्यान रखिएगा। एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा दे रहे हैं। जो भारतीय विशेष पहचान प्राधिकरण है जो आपका आधार तैयार कराती है उसके जो अंशकालिक अध्यक्ष बनाए गए हैं वो नीलकंठ मिश्रा बनाए गए हैं। और इसके जो वर्तमान अगर पूछा जाए CEO कौन है तो इसके वर्तमान CEO जो है वो आपके अमित अग्रवाल हैं। ठीक है, अमित अग्रवाल। वहीं अगर पूछा जाए कि जो आपका UIDAI है, ठीक है, तो इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो इसके पहले अध्यक्ष या स्थापना करने का काम जो है वो नंदन नीलेकनी के द्वारा किया गया था। तो ये सारे फैक्ट को आप याद रखिए, एग्जाम में यहाँ से पूछा जा सकता है। आगे है कि रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO जो है किसे नियुक्त किया गया है। देखो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मतलब हर एग्जाम में ये आपका पूछा जा सकता है। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बन रही है। अगर कोई भी चीज़ आपका पहली बार हो रहा है तो वो आपको याद रखना होगा। और यहाँ पे चूंकि बोला जा रहा है पहली महिला, तो ये आप खास तौर पे याद रखें कि रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और CEO जो है वो आपका कौन बनी है, तो ये आपका बनी है जया वर्मा सिन्हा। ठीक है, जया वर्मा सिन्हा को नियुक्त किया गया है रेलवे बोर्ड का महिला अध्यक्ष। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये उनका इमेज है जया वर्मा सिन्हा का और इन्हें जो है नियुक्त किया गया है न्यू रेलवे बोर्ड का जो है चीफ नियुक्त किया गया है। जया वर्मा कौन है, तो न्यू रेलवे बोर्ड की चीफ है और साथ में ये जो है CEO भी है। तो ये आप ध्यान में रखिए।
फिर आगे बताया जा रहा है कि इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस के 1988 बैच की जो है ये जया वर्मा सिन्हा है, उन्हें ये पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया है। और ये वो स्थान किनका लेंगी, तो ये जो है अनिल कुमार लोहाटी का स्थान लेंगी। वहीं अगर बात करें बाकी के जो ऑप्शन है, जैसे ऑप्शन में आपको दिया हुआ है पीटी ऊषा, तो पीटी ऊषा भी अभी चर्चा में इसलिए थी क्योंकि इन्हें जो पहली बार भारतीय ओलंपिक महिला संघ की महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये भी पहली बार जो हो रहा है कि भारतीय ओलंपिक संघ जो है उसकी महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं। और कौन चुनी गई है, तो पीटी ऊषा चुनी गई है। यहाँ पे एक और आपको ऑप्शन मिल जाएगा रवनीत कौर का। तो रवनीत कौर जो है वो क्या है, तो भारतीय प्रतिस्पर्धा जो आयोग है उसकी अध्यक्ष बनाई गई हैं और वो भी पहली महिला अध्यक्ष। तो ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है कि रवनीत कौर जो है वो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। ठीक है, ये उनका इमेज है, ये पहली महिला अध्यक्ष बनी है किसका, तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का। तो ये भी आप फैक्ट को ध्यान में रखें। आगे पूछा जा रहा है कि वर्तमान में केंद्रीय गृह सचिव कौन है। ऑप्शन है राजीव गाबा, अजय भल्ला, मिलिंद सुधाकर या हरिप्रसाद वर्मा। तो सही आंसर आपका हो जाएगा अजय भल्ला। अजय भल्ला जो है वो आपके केंद्रीय गृह सचिव के जो है वो वर्तमान केंद्रीय गृह सचिव हैं। ठीक है, और अभी हम लोगों ने देखा कि राजीव गाबा जो है वो आपका जो केंद्रीय कैबिनेट सचिव है उसके केंद्रीय कैबिनेट सचिव जो है वो आपके राजीव गाबा हैं। ठीक, और यहाँ पे पूछा जा रहा है गृह सचिव के बारे में, तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला के कार्यकाल में जो है 1 वर्ष की वृद्धि की गई है और इनका जो कार्यकाल है ये भी 22 अगस्त 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। आगे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय बुक ट्रस्ट के जो है नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। मिलिंद सुधाकर मराठे, गोविंद प्रसाद शर्मा, हरिप्रसाद शर्मा या बलदेव भाई शर्मा। तो इसका जो आपको सही आंसर हो जाएगा वो होगा मिलिंद सुधाकर मराठे। उनके द्वारा जो है आपका जो एनबीटी है, ठीक है, नेशनल बुक ट्रस्ट एनबीटी, उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। कौन बनाए गए हैं, तो मिलिंद सुधाकर मराठे। तो ये आप ध्यान में रखिए। वहीं अगर बात करें राष्ट्रीय बुक ट्रस्ट की, तो इसकी जो स्थापना है वो आपका 1957 में किया गया था। देखते हैं अगले प्रश्न को। आगे जो है पूछा जा रहा है पुरस्कार से रिलेटेड है। पूछा जा रहा है कि राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार 2020-21 से किसे दिया गया या किसे सम्मानित किया गया। तो याद रखिएगा जो बनस्थली विद्यापीठ है राजस्थान में है उसे जो है राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार 2020-21 से नवाजा गया है। और ये जो राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार है इसका यूनिक बात यह है कि जब भारत छोड़ो आंदोलन का जो है जब 50 वर्ष पूरा हुआ तब जो है ये आपका प्राइज देने की घोषणा की गई कांग्रेस पार्टी के द्वारा। ठीक है, और कांग्रेस पार्टी के द्वारा ही ये आपका प्राइज दिया जाता है। और इस बार का राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार 2020-21 किसे दिया गया, तो ये आपका वनस्थलीय विद्यापीठ राजस्थान को ही दिया गया है। देखते हैं अगले प्रश्न को। आगे बताया जा रहा है कि जो राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार 2020-21 ये दिया गया है वनस्थली को, और लता मंगेशकर को भी ये प्राइज मिल चुका है। कब मिला है, तो 1966 में जो है ये प्राइज दिया गया था। इसके अलावा आगे बताया जा रहा है कि इस प्राइज में जो है आपको 10 लाख रुपये की जो है इनाम राशि दी जाती है। ठीक है, और अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि भारत छोड़ो आंदोलन का जो 50 वर्ष पूरा हुआ था उसके उपलक्ष्य में ये जो है स्थापित किया गया था पुरस्कार। आगे कि लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया, ये आपका क्वेश्चन नंबर 52 है। और पूछा जा रहा है कि लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 किसे दिया गया, तो याद रखिएगा नरेंद्र मोदी को जो है ये प्राइज आपका दिया गया है। ठीक है, और किसके द्वारा दिया गया, तो पुणे में जो स्थित है लोकमान्य तिलक स्मारक मंदिर, तो उसके द्वारा ये आपका दिया गया है लोकमान्य तिलक पुरस्कार। और किसे दिया गया, तो नरेंद्र मोदी को दिया गया है। देखते हैं अगले प्रश्न को। आगे पूछा जा रहा है कि 77वें स्वतंत्रता दिवस पर कितने जवानों को कीर्ति चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया, 7, 11, 55 या 76। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 4। जो कीर्ति चक्र है उसे जो सम्मानित करने का काम है वो 4 लोगों को किया गया है। वहीं अगर आप अलग अलग कैटेगरी में देखें तो टोटल जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो 76 वीरता पुरस्कारों को बांटने की घोषणा की गई है। कितने, तो 76 जो है 76 वीरता पुरस्कार जो है वो दिया जाएगा। किसके द्वारा, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिया जाएगा।
वहीं अगर इन 76 में बात करें तो कितनी जो है 4 आपका कीर्ति चक्र है, 11 आपका शौर्य चक्र है, 2 बार्टू सेना मेडल है और 52 जो है आपका सेना मेडल है। इसके अलावा 3 नौ सेना पदक और 4 जो है वायुसेना पदक जो है वो दिया गया है। तो मेनली आप याद रखिए कि 4 आपका कीर्ति चक्र दिया गया है और 11 जो है वो आपका शौर्य चक्र दिया गया है। आगे आपको जो है बताया जा रहा है कि जो आपका अशोक चक्र है, ठीक है, उसके बाद जो है कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र भारत के दूसरे सबसे बड़े और शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है। तो यहाँ भी आपको पूछा जा सकता है कि भारत में जो है दूसरा सबसे बड़ा शांतिकालीन वीरता पुरस्कार कौन सा है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा शौर्य चक्र और कीर्ति चक्र। वहीं जो बताया हुआ जो नाम जिन्हें मिला है कीर्ति चक्र 4 लोगों को, उनके बारे में बोला गया है कि ये दिलीप कुमार दास, राजकुमार यादव और बबलू राभा और शंभू राय, ये 4 ऐसे लोग हैं जिन्हें जो है कीर्ति चक्र दिया गया है। देखो कीर्ति चक्र में चूंकि कम लोग हैं तो यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इन चारों का आप नाम ध्यान में रखें। और सबसे बड़ी खासियत है कि ये चारों जो है आपका सीआरपीएफ के जवान हैं, ठीक है, चारों जो है वो इन्हें मरणोपरांत दिया गया है और चारों जो है वो आपका सीआरपीएफ के जवान हैं, ठीक है। देखते हैं आगे, यहाँ पे लिस्ट जो है आपका ये भी दिया हुआ है, शौर्य चक्र का भी दिया हुआ है, आप चाहें तो इसे एक बार देख सकते हैं। देखते हैं अगले प्रश्न को। पूछा जा रहा है मिस अर्थ 2023 प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा। प्रियन सेन, प्रवीणा अंजना, श्वेता शारदा और दीप्ति राय। वो कौन है, वो आपका श्वेता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको अच्छे से दिख जाएगा कि मिस डिवा यूनिवर्स का जो खिताब है वो श्वेता शारदा को मिला है और इन्हें जो है ये ताज पहनाया किससे है, तो दिविता राय ने। खैर आपको बस ये याद रखना है कि मिस डिवा यूनिवर्स का जो खिताब है वो श्वेता शारदा को दिया गया है। और अब ये श्वेता शारदा जो है जो मिस यूनिवर्स की प्रतियोगिता होने वाली है वहाँ पर ये भारत को प्रतिनिधित्व करेंगी। तो ये आपका और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि मिस यूनिवर्स में भारत की ओर से कौन प्रतिनिधित्व करेगा। तो याद रखिएगा श्वेता शारदा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है सही आंसर हो जाएगा श्वेता शारदा। 55 का सी नंबर जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। आगे पूछा जा रहा है कि 69th फिल्म पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया। ऑप्शन है RRR, रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट, कश्मीर फिल्म्स या गंगूबाई काठियावाड़ी। देखो कई सारे जो आपका फिल्म फेयर अवार्ड है वहाँ पे कई सारे जो है वो पुरस्कार दिए गए हैं अलग अलग कैटेगरी में। यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड वो किसे दिया गया। तो देखो यहाँ पे आपको पूरा लिस्ट मिल जाएगा, ठीक है, नीचे पूरा लिस्ट दिया गया और वहाँ पे आपको ये बताया गया कि जो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड है वो आपको किसे दिया गया, तो रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट को दिया गया। और इस चीज़ के लिए जो है इसे 2.5 लाख रुपये का प्राइज़ भी दिया गया। तो इन जो आपको टिक लगा हुआ है वो आपका इंपॉर्टेंट है, आप उसे जो है खास कर याद रखें। जैसे सबसे फीचर फिल्म का किसे मिला, तो रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट को मिला। और इसके जो डायरेक्टर है वो कौन थे, तो R माघवन ही डायरेक्टर भी थे और इसके हीरो भी थे, ठीक है। तो दोनों चीज़ जो है वो R माघवन के द्वारा किया गया था। उसके बाद अगर बात करें सर्वश्रेष्ठ मनोरंजन प्रदान करने वाली सबसे लोकप्रिय फिल्म कौन थी, तो वो आपका RRR जो है वो आपका जो है मनोरंजन प्रदान करने वाली जो कैटेगरी है उसमें इसे सर्वश्रेष्ठ प्राइज दिया गया है। और इसके निर्देशक कौन है, तो इसके SS राजमौली हैं। वहीं एक और कैटेगरी है आपका राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो है नरगिस दत्त पुरस्कार किसे दिया गया, ठीक है। तो नरगिस दत्त पुरस्कार जो है वो आपको कश्मीर फाइल्स को दिया गया और इसके जो डायरेक्टर हैं वो आपके विवेक प्राइज जो है वो किसे दिया गया, और नरगिस दत्त जो प्राइज है वो किसे दिया गया था, तो वो आपका कश्मीर फाइल्स को दिया गया था, ठीक है, कश्मीर फाइल्स। फिर अगला जो कैटेगरी है वो आपका पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया, तो आवास व्यूहम को दिया गया। और ये आपका एग्जाम में पूछा जाता है कि पर्यावरण संरक्षण पे जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया, तो आवास व्यूहम को जो है वो दिया गया है। वहीं सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म की अगर बात करें तो गांधी एंड कंपनी को ये प्राइज दिया गया है। फिर एक और कैटेगरी आपका जो पूछा जाता है एग्जाम में कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का प्राइज किसे दिया गया, तो अल्लू अर्जुन को दिया गया और पुष्पा मूवी के लिए दिया गया है, ठीक है, अल्लू अर्जुन को दिया गया पुष्पा मूवी के लिए। और ये पहले जो है वो आप तेलुगु एक्टर है जिन्हें कि ये अवार्ड आपका दिया गया है।
तो याद रखिएगा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो अवार्ड है अल्लू अर्जुन को दिया गया। वहीं अभिनेत्री में अगर बात करें तो आलिया भट्ट और कृति सेनन, इन दोनों को जो है वो संयुक्त रूप में दिया गया है। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखें। और फिर एक पूछा जा रहा है सबसे सहायक अभिनेता का प्राइज किसे दिया गया, तो पंकज त्रिपाठी को दिया गया है। और पंकज त्रिपाठी और कृति सेनन, इन दोनों को जो प्राइज दिया गया वो मिमी फिल्म के लिए दिया गया है। ठीक है, मिमी जो फिल्म है उसके लिए दिया गया। देखते हैं आगे। बोला वही आपको बताया गया कि आलिया भट्ट को जो है और कृति सेनन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया, जबकि जो अल्लू अर्जुन है उन्हें जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जो है वो दिया गया है। फिर यहाँ पे बताया हुआ है कि आपका जो 69th फिल्म फेयर अवार्ड था, 59वां जो पुरस्कार था, उसमें जो है 3 श्रेणियों में प्राइज दिए गए। एक तो फीचर फिल्म जो भी हम लोगों ने देखा, इसके अलावा गैर फीचर फिल्म और सिनेमा पर लेखन श्रेणी के लिए भी यहाँ पे अवार्ड दिया गया। उसे भी एक बार देख लेते हैं, हालांकि वहाँ से आपको जो है प्रश्न कम पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बताया हुआ है कि जो गैर फीचर फिल्म है उसमें किसे दिया गया, तो एक था गाँव को दिया गया है, और सर्वश्रेष्ठ नॉन फीचर फिल्म का वहीं जो है किसी निर्देशक की पहली सर्वश्रेष्ठ नॉन फीचर फिल्म जो है वो आपका पंचका थी। फिर एक और जो कैटेगरी आपका था सिनेमा पर सर्वोत्तम लेखन श्रेणी का अवार्ड, तो ये किसे दिया गया, तो ये आपका दिया गया है म्यूजिक बाई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को ये दिया गया है। ठीक है, ये जो मतलब एक बुक है और उस बुक को लिखने का जो काम किए हैं वो आपका राजीव विजयकर के द्वारा किया गया, और उन्हें जो है ये आपका प्राइज़ दिया गया सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ पुस्तक का प्राइज़, किसे, म्यूजिक बाई लक्ष्मीकांत। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी प्रश्न थे, उसे भी देख लेते हैं। देखो ये कई सारे कैटेगरी में दिया जाता है, जैसे कि अभी हम लोगों ने ऊपर में 2-3 कैटेगरी देखा कि कौन कौन से, जैसे एक था बेस्ट फीचर फिल्म कौन था, फिर जो है मनोरंजन के लिए किस फिल्म को दिया गया, तो मनोरंजन वाले में हम लोगों ने देखा आरआरआर को दिया गया था। ठीक है, फिर अब पर्यावरण से कैटेगरी में किसे दिया गया, सामाजिक एकता की कैटेगरी में किसे दिया गया, तो कई सारे कैटेगरी में पूछा जाता है। उसी में एक यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का प्राइज जो है वो किसे दिया गया। देखो यहाँ पे आपको इतना टाइम इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे चीज़ ऐसे हैं जो कि आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जो कैटेगरी है वो आपका सबसे हिंदी फिल्म का है, और हिंदी फिल्म का जो ये आपको अवार्ड है वो आपको सरदार उधम को दिया गया। आप देख सकते हैं अलग अलग लैंग्वेज में जो है वो अलग अलग मूवी को यहाँ पे अवार्ड दिया गया। जैसे उसी में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सबसे हिंदी फिल्म का जो अवार्ड है वो आपको सरदार उधम को दिया गया है, और इसके जो आपके डायरेक्टर हैं वो आपके सुजीत सरकार हैं। कौन है, सुजीत सरकार। सबसे हिंदी फिल्म का प्राइज इसे दिया गया सरदार उधम को। और सरदार उधम को और भी सारे कैटेगरी है जिसमें दिया गया, जैसे कि आपका सबसे सिनेमेटोग्राफी का दिया गया, कॉस्ट्यूम डिजाइन का दिया गया, प्रोडक्शन डिजाइन का दिया गया। तो ये सारा अवार्ड जो है वो आपको सरदार उधम को दिया गया है। फिर अगला जो आपको कैटेगरी पूछा जा रहा है कि 69वां जो आपका पुरस्कार है, 69 जो पुरस्कार है फिल्म फेयर पुरस्कार, उसमें जो है सर्वश्रेष्ठ मनोरंजन वाली फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ मनोरंजन वाली फिल्म पूछा जा रहा है। तो अभी हम लोगों ने चर्चा किया था कि जो आरआरआर मूवी है वो मनोरंजन के क्षेत्र में जो है जो कैटेगरी है उसमें दिया गया है आरआरआर को, और सरदार उधम क्या था, तो ये आपका हिंदी लैंग्वेज में दिया गया था। और रॉकेटरी क्या था, तो ये जो है सबसे अच्छा जो है फीचर फिल्म का मिला है, सबसे अच्छा फीचर फिल्म का जो है अवार्ड इसे दिया गया। ठीक, कश्मीर फाइल्स को किस लिए दिया गया, तो ये जो है एक जो सामाजिक एकता कैटेगरी है उसमें कश्मीर फाइल्स को दिया गया है। फिर आगे बताया जा रहा है कि आपका जो आरआरआर है उसे जो है सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी के लिए भी दिया गया प्राइज, और सर्वश्रेष्ठ इफेक्ट पुरस्कार के लिए भी स्पेशल इफेक्ट प्राइज भी जो है वो आपका आरआरआर को दिया गया। तो ये सारे कैटेगरी यहाँ पे है। आप अगर एक बार इसे जो है पीडीएफ में देखोगे तो आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, आप अगर इसे रिवाइज कर लोगे तो। फिर आगे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसे भारतीय नागरिकता प्राप्त है। ये देखो थोड़ा सा आपको जो रिफ्रेशमेंट देगा, ये आपका मूवी वाले सेक्शन से रिलेटेड है। अभी हुआ ये कि अक्षय कुमार को जो है वो भारत की नागरिकता 15 अगस्त को दे दी गई।
ठीक है। ये भारत के नागरिक नहीं थे, इन्होंने जो है कनाडा की नागरिकता ग्रहण कर ली थी। और आपको मालूम है कि हमारे संविधान में बताया हुआ है कि कोई भी व्यक्ति एक ही नागरिकता धारण कर सकता है। तो जब इन्होंने कनाडा की नागरिकता धारण की तो इनका जो है इंडिया का नागरिकता समाप्त हो गया था और अभी इन्हें हाल में दिया गया है। तो वही पूछा जा रहा है कि किसी जो भारतीय नागरिकता प्राप्त है, तो एक तो आपका अक्षय कुमार को इन्हें प्राप्त है। वही अगर बात करें आलिया भट्ट की, तो आलिया भट्ट जो है वो ब्रिटिश नागरिकता इन्हें प्राप्त है, ठीक है, ब्रिटिश नागरिकता। नूरा फतेही, इन्हें जो है वो आपका कनाडा की नागरिकता प्राप्त है, ठीक है। नोरा फतेही को जो है कनाडा का है और जैकलिन फर्नांडिस जो है उन्हें श्रीलंका की नागरिकता प्रदान है, जबकि आलिया भट्ट और कैटरीना कैफ को जो है वो ये ब्रिटिश नागरिक हैं, इंडियन नहीं है। फिर आगे पूछा जा रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहे येगवेनी प्रिगोजिन का निधन हो गया, ये कौन है? तो देखो आप सुने होंगे कि रसिया में जो है एक जो ग्रुप है सैन ग्रुप, उसके द्वारा विद्रोह कर दिया गया। तो उस ग्रुप को जो है जो लीड करने का काम है वो येवगेनी प्रिगोजिन के द्वारा किया जा रहा था और इनका जो है निधन हो गया। और निधन कैसे हुआ है? तो एक जो है प्लेन क्रैश में इनका निधन हुआ है, प्लेन जो है वो क्रैश किया, ठीक है। तो ये बताया गया। और ये किस देश के थे? तो ये इनका संबंध जो है वो रसिया से है। आगे पूछा जा रहा है कि हाल ही में पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित विकास सिन्हा का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? ऑप्शन है निर्माता, निर्देशक, लेखक, परमाणु वैज्ञानिक या फिर सोशल वर्कर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका परमाणु वैज्ञानिक, ठीक है। जो आपके विकास सिन्हा थे ये आपके परमाणु वैज्ञानिक थे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ बताया गया कि जो आपके विकास सिन्हा हैं ये परमाणु वैज्ञानिक थे और ये जो आपका जो कोलकाता में है साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, उसमें ये जो है कार्यरत थे पहले, मतलब उसके निदेशक के रूप में ये भूमिका निभा रखे थे। तो बस आप इतना याद रखना कि विकास सिन्हा जो है एक वैज्ञानिक थे और इनका अभी जो है निधन हो गया है, ठीक है। और इन्हें क्या कि 2001 में पद्मश्री से भी दिया गया था और 2010 में इन्हें पद्म भूषण भी दिया गया था। आगे पूछा जा रहा है कि सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विसेज के जो संस्थापक है बिंदेश्वर पाठक, उनका निधन हो गया, उनका संबंध किस राज्य से था? बिहार, यूपी, राजस्थान या हिमाचल प्रदेश? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार। इनका संबंध जो है बिहार से था और बिहार के ये वैशाली जिला के में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। वैशाली जिला में इनका जो है जन्म हुआ था। ये वैशाली जिला से संबंधित थे, कौन? बिंदेश्वर पाठक। और इन्हें जो है और भी कुछ नाम से जाना जाता है, जैसे कि आपका मिस्टर सैनिटेशन के नाम से जाना जाता है, द टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इन्हें जो है क्या हुआ था कि पद्म भूषण भी गवर्नमेंट के द्वारा दिया जा चुका है। तो ये सारे फैक्ट को आप याद रखिए। और ये फेमस क्यों है? तो इन्होंने जो है सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विसेज बनाया था, जिसके तहत स्वच्छता के ऊपर काम किया गया, सार्वजनिक शौचालय वगैरह जो है सुलभ शौचालय बनाने का काम किया गया था, ठीक है। देखते हैं अगले प्रश्न को। आगे एक और निधन से रिलेटेड है कि जो आपके CR राव थे, जो गणितक और सांख्यिक थे, उनका अभी जो है अगस्त 2023 में निधन हो गया। और अगस्त 2023 में ये जो निधन होता है उस कहाँ होता है? तो ये आपका USA में होता है, ठीक है। USA की इन्होंने नागरिकता प्राप्त कर ली थी, तो वहीं पर इनका निधन होता है। फिर इनके बारे में बताया हुआ है कि हाल ही में क्या हुआ था कि 2023 में इन्हें जो है स्टैटिक्स के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया था। तो और हाल में इनका निधन हो गया। तो ये आपका जो है पूछा जा सकता है, स्टैटिक्स जो एक अवार्ड होता है स्टैटिक्स में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, उससे जो है इन्हें नवाजा जा चुका है और अभी हाल ही में 103 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला जो प्रश्न है वो आपका 63 है। पूछा ये जा रहा है कि भारत किस दिन विभाजन विभीषका स्मृति दिवस मनाएगा प्रतिवर्ष? ऑप्शन है 14 अगस्त, 15 अगस्त, 22 अक्टूबर या 15 मार्च। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 14 अगस्त। आपको मालूम होगा कि भारत से अलग होकर जो है पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र बना और वैसे में विभाजन में बहुत सारे जो है विभाजन के बाद वो दंगे देखे गए, जो देश की स्थिति थी वो काफ़ी ज़्यादा डगमगा रही थी। तो उसी के बारे में यहाँ पे जो नाम रखा गया विभाजन विभीषका स्मृति दिवस, ये कब को रखा गया? तो 14 अगस्त को रखा गया, ठीक है। और इसकी घोषणा कब की गई थी? तो 14 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री के द्वारा जो है इसकी घोषणा की गई थी।
अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 64। पूछा ये जा रहा है कि निम्नलिखित में भारत के अतिरिक्त कौन सा देश 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये आपका करंट के अलावा जो है स्टैटिक जीके का भी पोर्शन हो जाता है। ठीक है, वहाँ पे भी ये जो है अक्सर पूछ लिया जाता है। पूछा तो देखते हैं ऑप्शन को। ऑप्शन है दक्षिण कोरिया, कांगो गणराज्य, बहरीन या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। देखो 15 अगस्त को भारत तो आज़ाद हुआ ही, साथ ही जो है दक्षिण कोरिया, कांगो गणराज्य, बहरीन और एक यूरोपीय कंट्री है लिंक्टेनस्टाइन, वो भी जो है 15 अगस्त को ही आज़ाद होता है। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि दक्षिण कोरिया जो है वो किससे आज़ाद हो रहा है, तो जापान से उसे स्वतंत्रता मिली थी 15 अगस्त 1945 को। और जो कांगो गणराज्य है उसे स्वतंत्रता मिला था फ्रांस से, कब, तो 15 अगस्त 1960 को। वहीं बहरीन जो है वो 15 अगस्त 1971 को जो है वो ब्रिटेन से आज़ाद होता है। तो ये तीनों के अलावा आप यूरोपीय कंट्री इसका भी नाम याद रखिएगा। तो 4 ऐसे कंट्री हैं जो कि 15 अगस्त को आज़ाद हुए हैं। ठीक है, देखते हैं आगे। बोला जा रहा है कि 15 अगस्त को जो है बांग्लादेश अपना राष्ट्रीय शोक दिवस मनाता है। तो देखो बाकी जो कंट्री है वो अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे। अगर पूछा जाए कि जिस दिन भारत जो है वो अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, कौन सा पड़ोसी है जो शोक दिवस मनाता है, ठीक, तो उस दिन जो है बांग्लादेश अपना शोक दिवस मना रहा है। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश के जो राष्ट्रपति थे वो शेख मुजीबुर रहमान, उनकी हत्या कर दी गई थी 1975 में। तो ये फैक्ट याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा कि जो बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति हैं वो आपको शेख मुजीबुर रहमान थे। आगे पूछा जा रहा है कि 2023 में अर्थ ओवरशूट डे कब मनाया जाता है। देखो ये क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि अर्थ ओवरशूट डे कब मनाया जाता है। पहले तो ये जान लेते हैं कि अर्थ ओवरशूट डे का मतलब क्या होता है। तो देखो अर्थ ओवरशूट डे का मतलब होता है कि कोई भी जो आपका ईयर है, ठीक है, जो कैलेंडर ईयर है, तो उसमें एक ऐसा तिथि जिस दिन मानव के उपयोग के लिए जो है प्राकृतिक संसाधन का उपभोग समाप्त हो गया, उस वर्ष के लिए किया ये जाता है। कि मान लो आपका 2023 है, तो 2023 में देखा गया कि हमारी जो आबादी है उसके अनुसार हमारे लिए कितना प्राकृतिक संसाधन उपयुक्त होना चाहिए, आइडियल वे में, ठीक, कितना उपयुक्त होना चाहिए। और जैसे आपका जल हो गया या फिर जो भी चीज़ें हैं, पेड़ पौधे जो भी है, तो वो हमारे लिए कितना पर्याप्त होना चाहिए वो देखा गया। फिर देखा जाता है कि उसका खपत जो है वो कब तक समाप्त हो जा रहा है। तो एक रिसर्च के अनुसार देखा गया कि जो इस बार है, जो 2023 में इस बार जो आपका है वो आपका 2 अगस्त को ही समाप्त हो जाता है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 अगस्त। वहीं अगर बात करें पिछले साल की, तो पिछले साल जो है वो आपका 28 जुलाई तक गया था। 28 जुलाई जो है वो आपका माना गया था 2022 में। ठीक है, अर्थ ओवरशूट डे। तो याद रखिएगा 2023 में जो है अर्थ ओवरशूट डे कब मनाया गया, तो 2 अगस्त को मनाया गया। ठीक, और वहीं अगर देखा पूछा जाए कि अर्थ ओवरशूट डे की गणना जो है वो कब से प्रारंभ हुआ, तो 1986 से जो है इसकी शुरुआत की गई थी। और प्रत्येक वर्ष देखा जा रहा है कि ये और धीरे धीरे जो है निकट ही आ रहा है। अगर बात करूँ 1993 में, तो 1993 में जो ये अक्टूबर में आपका आता था अर्थ ओवरशूट डे, और अब आपका जो है जुलाई अगस्त में आ गया है। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 56 पूछा जा रहा है कि विश्व संस्कृत दिवस 2023 कब मनाया जाता है। दिवस 2023 में कब मनाया गया। देखो अगर पूछा जाए 2023 में कब मनाया गया, तो इस बार जो है वो आपका 31 अगस्त को मनाया गया। और ये मनाया कब जाता है, तो प्रत्येक साल जो है वो श्रावण पूर्णिमा जो होता है उसी में ये मनाया जाता है। अर्थात आप सिंपल याद रखो, जिस दिन जो है रक्षाबंधन होगा उस दिन जो है आपका कौन सा दिवस मनाया जाएगा, वो आपका विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाएगा। क्योंकि श्रावण पूर्णिमा होता है उसी दिन आपका रक्षाबंधन मनाया जाता है, और उसी दिन को किस रूप में मनाया जाएगा, तो विश्व संस्कृत दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 2023 में इस बार जो है 31 अगस्त को मनाया गया। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। आगे आपको जो है वो बुक एंड ऑथर के बारे में बताया गया कि बुक एंड ऑथर से आपको जो है अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसी के बारे में। पहला जो बुक है वो है मेमोर्स ऑफ ए मैवरिक। ये किसकी पुस्तक है, तो ये आपका जो है मणिशंकर अय्यर के द्वारा लिखा गया, मेमोर्स ऑफ ए मैवरिक। वहीं स्मोक एंड एसेज, ये जो किसके द्वारा लिखा गया, तो ये अमिताभ घोष के द्वारा लिखा गया।
और अमिताभ घोष का पुस्तक जो है वो फेमस होता है, एग्जाम में आपको पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा। फिर आगे जो है वो अनब्रोकन बोला जा रहा है कि अनब्रोकन द अनटोल्ड स्टोरी, ये किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, तो ये आपका इंद्राणी मुखर्जी के द्वारा लिखा गया है। फिर एक और है हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, ठीक है, हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, ये किसके द्वारा लिखा गया, तो ये आपका नीरजा चौधरी के द्वारा लिखा गया। देखो बुक एंड ऑथर को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका और पढ़ने का जो तरीका है वो आपको ये है कि आपको जो भी बुक एंड ऑथर है आप उसके बारे में एक बार सर्च करके देख लो कि कौन सी पुस्तक है, ठीक है। आपको वो बुक का कवर याद हो जाएगा, मतलब कि आपको वो बुक याद हो जाएगा कि किसके द्वारा लिखा गया है। जैसे आप इसी को देख लो, अभी हम लोगों ने यहाँ पे लाइन पढ़ा था, लाइन हो सकता है आपको ये वो लंबे समय तक याद ना हो, ठीक है। ये लाइन जो है मणिशंकर की अय्यर की जो बुक थी उनकी, लेकिन आप इस बुक को देखो आपको ये लंबे समय तक याद रहेगा उस लाइन के अपेक्षा कि जो मेमोर्स ऑफ ए मैवरिक ये पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो मणिशंकर अय्यर के द्वारा यहाँ पे लिखा गया है। फिर स्मोक एंड एसेज, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये अमिताभ घोष के द्वारा लिखा गया है। उसी तरीके से जो बाकी के दो पुस्तक है जैसे हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये आपका नीरजा चौधरी के द्वारा लिखा गया है, नीरजा चौधरी। और ये जो पुस्तक है वो आपका इंदिरा गांधी के ऊपर बेस है, उनके द्वारा जो भी डिसीजन लिए गए थे उससे रिलेटेड है कि हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, तो ये लिखा गया है नीरजा चौधरी के द्वारा। अगला जो है वो है अनब्रोकन, तो अनब्रोकन जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखा गया है इंद्राणी मुखर्जी के द्वारा, ठीक है। अनब्रोकन द अनटोल्ड स्टोरी ये किसके द्वारा है, तो इंद्राणी मुखर्जी ने जो है इस पुस्तक को लिखा है। तो इस तरीके से अगर आप बुक के कवर को भी अगर ध्यान में रखते हो तो आपको वो बुक जो है याद रखने में आसानी होगा, ठीक है। तो ये आपका बुक एंड ऑथर का सेक्शन कंप्लीट होता है। देखते हैं आगे। आगे जो पूछा जा रहा है कुछ आयोजन हुए थे उनके बारे में कि सेमिकॉन इंडिया का आयोजन जो है कहाँ किया गया था। फिर से देख लेते हैं इसे। बोला जा रहा है कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हराकर जो है एशियाई हॉकी चैंपियनशिप जीती है, तो ये मलेशिया को हराकर जीता है। कौन जीता है, तो विजेता आपका भारत हुआ और जीता हराया किसे है, तो वो आपका मलेशिया को हराया है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है कि मलेशिया को फाइनल में हराकर भारत जो है वो एशियाई हॉकी चैंपियनशिप अपने नाम किया है। और ये खेला कहाँ पे गया था, तो ये आपका भारत में ही खेला गया था, चेन्नई में। चेन्नई का जो आपका मेयर राधाकृष्ण स्टेडियम है वहाँ पे ये खेला गया था। वहीं अगर बात करें थर्ड नंबर पे कौन सा देश रहा, तो जापान जो है एशियाई हॉकी चैंपियनशिप में जो है वो तीसरे स्थान पे रहा था। थर्ड नंबर पे आपका जापान रहा था, ठीक। और सबसे ज़्यादा अगर गोल करने की बात करें तो भारतीय टीम के जो कैप्टन है हरमनप्रीत सिंह, उन्होंने सर्वाधिक जो है 9 गोल किए थे। देखते हैं आगे। आगे पूछा जा रहा है फीडे विश्व कप 2023 का विजेता कौन रहा, तो याद रखिएगा मैग्नस कार्लसन जो है वो फीडे विश्व कप 2023 के विजेता रहे हैं। और ये कहाँ के खिलाड़ी है, तो ये आपका नॉर्वे के खिलाड़ी हैं। और इन्होंने हराया किसे है, इन्होंने भारत के जो रमेश बाबू प्रज्ञानंदा है उसे हराया, मतलब उप विजेता जो है आपका फीडे विश्व कप 2023 का वो आपका रमेश बाबू प्रज्ञानंदा है, ठीक है। इसी को आप शॉर्ट में जो है आर प्रज्ञानंदा के नाम से भी जानते हैं। उप विजेता जो है ये बने थे। और अगर पूछा जाए कि फीडे विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया था, तो ये बाकू अजरबैजान में इसका आयोजन किया गया था, ठीक। तो याद रखिएगा विजेता मैग्नस कार्लसन नॉर्वे के खिलाड़ी हैं। वहीं अगर बात करें फीडे की, तो फीडे क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ है या फिर इसी को विश्व शतरंज महासंघ बोला जाता है। लेकिन इसका जो नाम है फीडे, ये क्या है कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है, फ्रेंच लैंग्वेज में फीडे के रूप में जो है इसका एक्रोनेम व्याख्या किया गया, इसलिए इसका जो है फीडे के नाम से जाना जाता है। और फीडे का जो आपको मुख्यालय देखने को मिलेगा वो आपको स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। स्विट्जरलैंड में कुछ और भी मतलब रिलेटेड है खेल से संबंधित, जैसे कि आपका राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप, ठीक है। राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जो है वो आपको कहाँ आयोजित किया गया था, तो पुणे में ये आपका आयोजित हुआ था। और इसमें जो विजेता बना है वो आपका एसपी सेतुरमन जो है वो विजेता बना है। किसने, एसपी सेतुरमन ने, ठीक। तो एक तो ये हो गया। दूसरा आप अगर देखो तो महिलाओं का ब्रिटिश ओपन जो विमेंस
है वो जीता किसने, तो ये हुआ पहले इंग्लैंड में हुआ था, इंग्लैंड के सरे में संपन्न हुआ था। और जो विजेता बना है वो आपका यूएसए की जो है लिलिया वो जो है महिलाओं का जो ब्रिटिश ओपन है उसकी विजेता बनी है गोल्फ का। वहीं अगर बात करें पुरुषों का जो ओपन चैंपियनशिप ये किसने जीता है, तो देखो ये जीतने का काम किया है इंग्लैंड, पहले तो इंग्लैंड में ही हो रहा था, और ये जीता किसने, तो यूएसए के ब्रियान हरमन ने जो है ये आपका जीता है। हालांकि ये दोनों आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको पूछने की संभावना यहाँ पे कम ही है। फिर अगला जो प्रश्न है वो है सिंसिनाटी मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। ये आपका काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और सिंसिनाटी से जो प्रश्न पूछा भी जाता है। तो ये जो आपका पुरुष एकल का खिताब जीतने का काम है वो आपका नोवाक जोकोविच ने किया है, और इसने हराया किसे है, तो कार्लोस अल्कराज को जो है हराने का काम किया। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो पुरुष विजेता है एकल विजेता वो नोवाक जोकोविच है, सर्बिया के खिलाड़ी, और उप विजेता कार्लोस अल्कराज है। और ये हुआ कहाँ पे, तो ये सिंसिनाटी मास्टर जो है ये यूएसए में होता है, यूएसए का एक शहर है वहाँ पे ये होता है। ठीक, तो ये आप ध्यान में रखें। और इसमें एक इसलिए ज़्यादा आपको चर्चा में है क्योंकि वर्तमान में जो है कार्लोस अल्कराज अभी नंबर 1 टेनिस प्लेयर है, ठीक है, और उन्हें हरा के नोवाक जोकोविच ने ये खिताब जीता है। देखते हैं अगले प्रश्न को। आगे पूछा जा रहा है कि विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में भारत के एच.एस. प्रणय ने कौन सा पदक अपने नाम किया है। ठीक है, पूछा जा रहा है विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में कौन जो है एच.एस. प्रणय के बारे में कि उन्होंने कौन सा पदक अपने नाम किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कांस्य पदक। जो एच.एस. प्रणय है उन्होंने जो है कांस्य पदक जीता है। आप यहाँ पे आगे देख सकते हैं कि एच.एस. प्रणय पुरुषों की एकल स्पर्धा में जो है कांस्य पदक जीतने में सफल रहा। ठीक है, और ये कौन से टूर्नामेंट में, तो विश्व चैंपियनशिप में। और विश्व चैंपियनशिप में एकल स्पर्धा में पदक जीतने वाली ये 5वें भारतीय बन गया, 5वें भारतीय शटलर बन गया। तो ये भी आप ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और आगे यहाँ बताया हुआ है कि इससे पहले जो 4 जो खिलाड़ी है वो आपके प्रकाश पादुकोण है जो 1983 में ही कांस्य जीता था। उसके बाद बी साई प्रणीत है जो भी कांस्य जीता है, किदाम्बी श्रीकांत 2021 में, और लक्ष्य सेन जो है वो भी 2021 में यहाँ पे कांस्य पदक जीता है। श्रीकांत जो है वो आपका रजत पदक जीता था। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। फिर आगे बताया जा रहा है कि 2019 में जो है पीवी सिंधु ने महिला एकल स्पर्धा में जो है वो पदक हासिल किया था। ठीक है, किसमें, तो महिला एकल स्पर्धा में। देखते हैं अगले प्रश्न को। आगे उसी के बारे में बताया जा रहा है कि जो विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप है वो आपको आयोजित कहाँ पे हुआ था, तो डेनमार्क के कोपेनहेगन में ही आयोजित किया गया था। और इसमें पुरुष एकल जो है वो थाईलैंड का खिलाड़ी जीतता है, वो विजेता जो है वो जापान का खिलाड़ी होता है कोडाई नाराओका, और जो 3rd नंबर पे है वो आपका पुरुष ये एच.एस. प्रणय है। एच.एस. प्रणय जो है वो आपका 3rd नंबर पे है, इसलिए इन्हें जो है कांस्य पदक मिला है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे हो गया। वहीं अगर महिला विजेता की बात करें तो आन से यंग जो है दक्षिण कोरिया की वो विजेता बनी है। देखते हैं अगले प्रश्न को। पूछा जा रहा है विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने गया। ऑप्शन है पारुल चौधरी, शैली सिंह, नीरज चोपड़ा या कृष्ण कुमार। तो सही आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा जो है विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में जो है स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं जो वर्ल्ड चैंपियनशिप एथलेटिक्स चैंपियनशिप है वो आपका आयोजित कहाँ पे हुआ था, तो ये आपका बुडापेस्ट में आयोजित हुआ था, बुडापेस्ट में। ठीक है, और इसमें जो है ये नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर की दूरी तय की, तो 88.7 मीटर की दूरी जो है इनका जेवलिन दूरी कवर किया था। ठीक, तो ये आप ध्यान रखिए। इन्होंने जो है भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है, और ऐसा करने वाले जो है वो पहले खिलाड़ी भी बन गए जो कि विश्व एथलेटिक्स में जो गोल्ड मेडल लेके आए। ठीक है, तो वो पहले खिलाड़ी बने। फिर 19वीं एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन जो है बुडापेस्ट हंगरी में किया गया, ये सही है। यूएसए जो इसमें पहले नंबर पे रहा था, वो जो है 12 गोल्ड मेडल के साथ जो है वो पहले नंबर पे था। जबकि अगर बात करें भारत की, तो भारत जो है वो 18वें नंबर पे यहाँ पे था। ठीक, तो ये भी आप ध्यान में रखें। भारत की ओर से एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि ये था कि भारत के प्लेयर जो है जो 4x400 मीटर रिले में थे, उनमें मोहम्मद अनास याहिया
अमोज जैकब, मोहम्मद अजमल और राजेश रमेश, इनकी द्वारा जो 4x400 मीटर रेस में जो है वो अच्छा प्रदर्शन किया गया और उन्होंने जो एशियाई रिकॉर्ड है उसे ब्रेक कर दिया था। हालांकि इन्होंने जो कोई पदक नहीं जीता, लेकिन ये जो है इनकी बड़ी खासियत थी और बड़ी उपलब्धि थी कि इन्होंने जो है एशियाई रिकॉर्ड को तोड़ा है। आगे पूछा जा रहा है कि 19वीं विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। देखो, इस बार जो आपका किया गया था वो आपका 18वीं था। और फिर पूछा जा रहा है कि 19वां जो आपका होगा वो कहाँ पे आयोजित किया जाएगा। जापान, यूएसए, भारत और कनाडा। तो याद रखिएगा, और जापान के शहर टोक्यो में जो है आपका 19वां विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 को आयोजित किया जाएगा। देखते अगले प्रश्न को। पूछा जा रहा है कि विश्व एथलेटिक्स खेल 2021 की पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान रहा। ठीक है, देखो यूनिवर्सिटी गेम जो होता है उसी का ये यहाँ पे जो है वो हाईएस्ट लेवल, मतलब वर्ल्ड लेवल पे यूनिवर्सिटी गेम के बारे में पूछा जा रहा है कि उसमें जो विजेता है उसके बाद भारत का रैंक क्या रहा। देखो इसमें अगर टॉप लेवल पे देखें तो आपको चाइना देखने को मिलेगा, जापान देखने को मिलेगा और दक्षिण कोरिया देखने को मिलेगा। वहीं अगर भारत की बात करें तो भारत जो है 11 गोल्ड, 5 सिल्वर और 10 कांस्य पदक के साथ जो है कुल 26 पदकों के साथ यहाँ पे 7वें स्थान पे था। ठीक है, 7वें स्थान पे होता है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 में। फिर आगे बताया गया है कि आपका जो है जो अगला होगा यूनिवर्सिटी गेम्स वो कहाँ पे आयोजित किया जाएगा। वो आपका जो है जर्मनी में आयोजित होगा 2025 में। विश्वविद्यालय खेल का आगामी आयोजन कहाँ हो रहा है, तो 2025 में जर्मनी में होगा। फिर देखते हैं अगले प्रश्न को, क्वेश्चन नंबर 81। ये आपका अंतिम क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि विश्व दृष्टिबाधित खेलों में भारत की महिला क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक जीता। तो याद रखिएगा कि जो महिला क्रिकेट टीम थी विश्व दृष्टिबाधित में, उसने जो है वो गोल्ड मेडल जीता। ठीक है, कौन सा, तो गोल्ड मेडल इसने जो है अपने नाम किया। और वहीं अगर बात करें कि महिला टीम के द्वारा जो है वो हराया किसे गया, महिला क्रिकेट टीम ने हराया किसको, तो ऑस्ट्रेलिया को हराकर जो है यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है ब्लाइंड क्रिकेट में महिलाओं ने। ठीक, और इसके बाद फिर बोला जा रहा है कि इसका जो आयोजन है वो इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट्स फेडरेशन के द्वारा जो है वो किया गया था। कहाँ किया गया था, तो ये आपका इंग्लैंड में किया गया था। फिर बताया जा रहा है कि इसमें जो है 70 से अधिक देश और 1000 से अधिक खिलाड़ी ने जो है वो 11 विभिन्न खेलों में भाग लिया। तो ये जो है आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड था। और इस तरीके से आपका जो है नेशनल, इंटरनेशनल, उसके बाद फिर इकोनॉमिकल, फिर नवीनतम समान ज्ञान, ठीक है, मतलब कि नियुक्ति हो गया, अपॉइंटमेंट हो गया, अवार्ड हो गया, फिर सेनाभ्यास, मतलब सारी चीज़ों को यहाँ पे कवर किया गया। आप अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपको जो है ये कैसा लगा और इसमें क्या कुछ नया किया जा सकता है आपके लिए, ताकि आपके लिए और भी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सके। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। और इसी तरीके से वीडियो को देखते रहें और साथ ही अपने दोस्तों के बीच भी इसे शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें। और दूसरी बात ये कि आप जो है बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। जब तक आप बेल आइकन नहीं दबाओगे तब तक जो है आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। और ये तो पहले आपको बता ही चुका हूँ कि जो आपका इसका PDF है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल का नाम, मतलब स्टडी सेंटर का नाम जो है टेलीग्राम पे डालो, आपको चैनल आ जाएगा, आप वहाँ से PDF ले सकते हैं। या फिर जो है जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहाँ से भी ग्रुप को ज्वाइन करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।